आरकेएस मैथ सी कक्षा के सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 10 की विज्ञान की। ठीक है, तो हम विज्ञान के टेक्स्ट पर चलते हैं। लेसन शुरू करने से पहले मैं सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जितने वीडियो अपलोड करता हूँ और जितने मेरे व्यूवर्स हैं, तो उनकी अगर मैं एवरेज देखता हूँ तो लगभग 55% लोग जो है मुझे मेरे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन 45% से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको कहूँगा कि जब आप मेरा चैनल देख रहे हो तो उसमें से केवल 55% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें, तो मैं और वीडियो लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें। तो इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा कि पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि व्यूवर्स भी कम हैं, तो मैंने कुछ बच्चों से संपर्क किया तो मुझे एक बात जानने को मिली कि बच्चे कहने लगे हैं कि अब तो स्कूल खुल ही जाएगा, तो अब तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऑनलाइन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको एक बात तो ये कहूँ कि पहली बात तो ये कि स्कूल बहुत जल्दी आपका नहीं खुलने वाला। आप ये मानकर चलिए कि आपका विद्यालय जो है वो नवंबर से पहले नहीं खुलेगा, और खुलता भी है उससे पहले थोड़ा बहुत, तो उसमें भी जो है वो सभी बच्चों को आने की अनुमति नहीं होगी। पिछली बार की तरह पहले जो है वो कुछ 50% बच्चों का या सहमति के आधार पर बुलाना शुरू करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके कक्षाएं शुरू करने में आप ये मानिए जनवरी आ जाएगी, और तब तक बहुत सारा समय निकल चुका होगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि और विद्यालय लगता भी है तो आप इसको एज ए ट्यूशन काम में लें। आप आपके जो शिक्षक हैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आप जो है वो अपनी खुद की तैयारी करने के लिए और अतिरिक्त जानने के लिए आपको चैनल ज़रूर देखना चाहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। और कम से कम अभी तो कोविड काल में आप ज़रूर करें, क्योंकि विद्यालय आपका जल्दी नहीं खुलेगा। तो हमारा जो ये चैप्टर आज का तीसरा चैप्टर जो आप देख रहे हैं, 2 इससे पहले हम चैप्टर पूरे कर चुके हैं, और ये हमारा तीसरा है धातु और अधातु। तो पहले तो ये जानते हैं कि धातु और अधातु होते क्या हैं। तो पहला पार्ट जब मैंने आपको शुरू कराया था तो उससे पहले मैंने आपको जो तत्वों के बारे में और परमाणु, इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये सब चीज़ें बहुत विस्तार से बताई थी। तो अब आप जानते हैं कि तत्व जो है वो लगभग 118 के करीब तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। तो ये जो 118 तत्व हैं उसमें अलग अलग प्रकार के ये होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से उनको 2 भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तो ये इनकी जो है वो क्या पहचान है, किन को हम धातु कहेंगे, कौन से तत्वों को धातु कहेंगे, कौन से को अधातु कहेंगे। तो इसके रासायनिक गुण अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि धातुओं के क्या रासायनिक गुण होते हैं और अधातुओं के क्या रासायनिक गुण होते हैं। लेकिन मोटे मोटे रूप में उनको पहचानने का अपने देख सकते हैं कि सारे धातु जो हैं विद्युत के चालक होते हैं और ठोस होते हैं, लेकिन ये सारे गुण जो हैं वो धातु और अधातुओं में मिलते हैं। बहुत से अधातु विद्युत के चालक होते हैं, उनमें विद्युत धारा बहती है। और कुछ धातु जैसे आप जानते हैं कि पारा जो है वो दर होता है, तो अधातु भी दर होते हैं, धातु भी दर हो सकते हैं। कुछ धातु नरम होते हैं और कुछ अधातु भी बहुत ज़्यादा जो है वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये इनकी एक परमानेंट पहचान नहीं है। तो इनकी एक परमानेंट पहचान है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे मुख्य पहचान के लिए धातुओं की बात करें तो धातु जो है इस प्रकार के तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके, ठीक है, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जैसे अपने धनायन पढ़े थे पहले पाठ के शुरू, मैंने सारे धनायन कैसे बनते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये सब बातें बताई थी। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वे सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन बनाते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो ये इनकी जो एक ये मान लीजिए स्थायी पहचान है। तो धातु, सारे धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, लेकिन एक अधातु भी है जो इसका अपवाद है, ठीक है। एक अधातु हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना देता है, जो है वो धनायन बना देता है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है इस प्रकार से। तो ये धनायन बनाता है। ये
अपवाद है अधातु में। धातुओं में ऐसा कोई अपवाद नहीं है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता हो और ऋणायन बना, तो ऐसा कोई नहीं है। सारे जितने भी धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। बाकी हम इन सब की भौतिक और रासायनिक पहचान जो है इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ तत्व जैसे आपने सुने कि जो नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ना जो है वो त्याग करते हैं, तो उनको बोलते हैं निष्क्रिय गैसें। ठीक है, वो अधातु में शामिल है वैसे तो। ठीक है, ये होती है निष्क्रिय गैसें होती है ये, जैसे नियोन, रेडोन, जिनोन, ये जो है नए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो ये कोई क्रिया ही नहीं करते, तो ये कहलाती है निष्क्रिय गैसें। वैसे ये अधातुओं में शामिल होती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक पहचान जानने के बाद आप अपने टेक्स्ट पढ़ेंगे और टेक्स्ट में जितनी एक्सप्लेनेशन है उनकी जितनी रासायनिक अवधियाँ हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार इसमें अपने केवल जो है उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे। ये आपकी पाठ्य पुस्तक का जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु। तो इसमें ये इसका टेक्स्ट है, अपने इसको पढ़ते हैं। यानी कक्षा 9 में आपने तत्वों के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कुछ तत्वों का वर्गीकरण जो है वो अपने किया है कि धातु और अधातु। तो अपने दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को धातु और अधातुओं के रूप में काम में लेते हैं, तो किस प्रकार से उनको वर्गीकृत करेंगे, किन गुण धर्मों के आधार पर हम तत्वों को जो है वो धातु और अधातुओं को वर्गीकृत करेंगे, उनको बांटेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक शब्द से आपको ये समझना चाहिए कि भौतिक गुणधर्म वो होते हैं जो आपको देख करके छू करके उनको जो है वो हम पता लगा सकते हैं या स्वाद से पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के सारे जो गुण होते हैं जो देखने से, छूने से, यानी जो हमें दिखाई देते हैं, वो भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। तो कुछ धातुओं के गुणधर्म पहले अपने पढ़ेंगे कि धातुओं के ऐसे कौन से भौतिक गुणधर्म हैं जो स्पष्ट होते हैं देख करके। जैसे आपने ये चीज़ें देखी है, जैसे आयरन लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सब चीज़ें आपने देखी है, तो ये सब धातु होते हैं। तो इनको यदि आप देखेंगे तो ये सारे क्या होते हैं, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। तो यदि आप इनके पृष्ठों को साफ करेंगे, किसी लोहे की चीज़ को यदि आप बिल्कुल साफ देखेंगे या जो भी धातु उसकी अगर सतह को हम साफ करके देखेंगे तो वो चमकती है। ठीक है, तो इसका पहला गुणधर्म तो ये हो गया कि धातुओं के अंदर जो है वो धात्विक चमक होती है, उनका पृष्ठ चमकता है क्योंकि उनकी सतह पर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये पहला गुण हो गया इनका कि धातु जो है उनकी स्वच्छ पृष्ठ जो होते हैं वो चमकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो ये कुछ अन्य जो जैसे धातु लेकर के अपने देखते हैं कि लगभग धातु जैसे आप ये देखते हैं कि आयरन, एल्यूमिनियम, ये सब कठोर होते हैं। तो यहाँ पर इसका एक गुणधर्म ये होता है कि सारे धातु जो कठोर होते हैं। लगभग धातु का एक गुण है कि वो कठोर होते हैं, लेकिन उनकी कठोरता अलग अलग प्रकार की होती है, सारे एक जितने कठोर नहीं होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आयरन, जिंक, लेड, ये सब कठोर होते हैं, लेकिन कुछ धातु जो हैं वो इतने कठोर नहीं होते हैं। तो अपने इसमें आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप देखें कि यदि कुछ धातु के टुकड़े ले करके अगर आप उसको हथौड़ी से पीटते हैं तो वो उनकी लंबाई बढ़ जाती है, यानी वो फैल जाते हैं। तो इस प्रकार से धातुओं को पीट करके चद्दर बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये कह सकते हैं कि जो है वो धातु होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, कठोर होते हैं, उनके स्वच्छ पृष्ठ जो है वो चमकीले होते हैं। इस प्रकार आप इनके गुण याद रखते जाइए। और एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखिए कि सोना और चांदी जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है आघात वर्धनीय होते हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा फैलते हैं। तो ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसके अलावा धातु जो है वो उनके तार भी खींचे जा सकते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्ध्यता का मतलब हो गया कि उनको पीटने पर वो फैलते हैं, और तन्यता का मतलब हो गया कि उनके तार खींचे जा सकते हैं। तो ये तन्यता हो गई। तो इस प्रकार ये गुण हो गया धातुओं का कि उनकी तन्यता होती है। तो सबसे तन्य धातु जो क्या होता है, सोना होता है, ये आप याद रखें। और देखो यहाँ पर एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि 1 ग्राम सोना
यानी 1 तोले में 10 ग्राम होते हैं। तो यदि 1 तोले का 10वां हिस्सा लेकर के अगर सोने का तार बनाया जाए तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि तार का, सोने का इतना पतला तार जो है बनाया जा सकता है कि 1 ग्राम से जो है 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आघात वर्धनीयता और तन्यता जो है वो इसके गुण होते हैं। आघात वर्ध्यता और या आघात वर्धनीय भी बोलते हैं धातुओं को, तो और तन्यता इनके गुण होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि धातुओं के बर्तन बनाए जाते हैं क्योंकि वो ऊष्मा के भी चालक होते हैं। और तो यहाँ पर आप इस प्रयोग के द्वारा ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धातु की छड़ लगाई है, इस क्लैंप से जो है स्टैंड से जोड़ दी गई है और इसको यहाँ से देखो इस बर्नर से गर्म किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद यदि आप यहाँ पर इसको छू करके देखेंगे या मोम लगाएंगे यहाँ पर, तो वो मोम पिघल करके नीचे गिर जाएगा। तो आपने देखा कि गर्म तो अपने इसको यहाँ से कर रहे हैं, लेकिन उसकी ऊष्मा जो है यहाँ तक पहुँच गई है। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं कि धातु जो होते हैं ऊष्मा के चालक होते हैं, यानी उनमें ऊष्मा जो है वो बह सकती है, संवहन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु जो है ऊष्मा के भी चालक होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि खाना बनाने के बर्तन जो होते हैं उनको ऊष्मा तो हालांकि पैंदे से मिलती है, लेकिन वो ऊपर से भी गर्म हो जाते हैं, तो क्योंकि वो धातु जितने भी होते हैं ऊष्मा के चालक होते हैं। तो ये इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि धातु ऊष्मा के चालक होते हैं या सुचालक। अपने यहाँ पर सुचालक यानी बहुत अच्छे चालक होते हैं। इसके अलावा आप यह याद रखें कि धातुओं के गलनांक जो है वो बहुत अधिक होते हैं। गलनांक को हम उस बिंदु को कहते हैं कि यदि किसी चीज़ को गर्म किया जाए और वो जितने तापमान पर पिघलता है वो उसको क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। तो धातुओं का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे लोहे का गलनांक लगभग जो है वो 1735 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होता है। तो बहुत ज़्यादा ये जो गर्म ताप करने पर जो पिघलता है। और इसके अलावा आप ये कुछ चीज़ें जो बीच बीच में छोटी छोटी ये बता रखी है कि सिल्वर यानी चांदी जो होती है और कॉपर वो सबसे अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के, ठीक है। और इसके अलावा जो लेड होता है और मरकरी यानी पारा जो होता है वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये ऐसे छोटे प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो लेड और मरकरी जो है तो ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आपको पता होगा कि थर्मोमीटर में मरकरी होता है, पारा होता है। जब उसको ऊष्मा मिलती है तो वो फैल जाता है, लेकिन ऊष्मा का चालन नहीं करता है। इसी प्रकार लेड जो होता है शीशा होता है, इसको शीशा कहते हैं। तो ये जो चार्जेबल बैटरी होती है ट्रैक्टर वगैरह में आपने देखी होगी, तो उन सभी के अंदर जो है वो पानी वाली जो बैटरियाँ होती है तेजाब वाली, तो उन सभी में लेड की प्लेटें होती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा दिखाया गया है कि एक सेल या बैटरी ली गई है जहाँ से ये 2 तार लेकर के बल्ब लगाया गया है। तो यदि जब इनको यहाँ से अपने इन चिमटियों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये बल्ब जलने लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये तार जो धातु का लिया गया है और इससे जोड़ने पर बल्ब जल जाता है, इसका मतलब तार के अंदर विद्युत धारा भी बहती है। तो धातु जो होते हैं, धातुओं के तार जो होते हैं वो विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो धातु विद्युत के सुचालक भी होते हैं। और इनके ऊपर जो है आपने देखा होगा प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहता है ताकि करंट नहीं लगे। तो वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का होता है बना हुआ, जिससे कि जो है वो इंसुलिन का काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं वो, ताकि जो उनमें करंट नहीं आए, ठीक है। तो ये याद रखें आपकी धातु जो ऊष्मा के भी चालक होते हैं और विद्युत के भी चालक होते हैं। इसके अलावा जो है वो धातुओं से आपको पता है कि चूंकि ये आवाज़ करते हैं, आपने देखा होगा धातु के बर्तन को या किसी चीज़ को हम चोट मारते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो इसलिए धातु जो ध्वनिक होते हैं, यानी ये एक आवाज़ निकालते हैं, सोनरस। तो आपने देखा होगा एक स्कूल की घंटी जो धातु की बनी होती है तभी तो वो बजती है, दूर दूर तक सुनती है। इसके अलावा जो है वो आपको पता है कि जितने वाद्य यंत्र हैं उनमें तार लगे होते हैं, तो वो तार भी धातु के होते हैं। तो ये कुछ गुण हमने जो यहाँ पर मैंने जो आपको हाईलाइट करके दिखाए, ये धातुओं के भौतिक गुण हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखें, एक एक करके देखो। यहाँ शुरू से धातु चमकदार होते हैं, ठीक है, और वो कठोर होते हैं,
आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है, और तन्यता होती है, उनके अंदर तार खींचे जा सकते हैं। इसके अलावा वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं और वो जो है वो विद्युत के भी सुचालक होते हैं, और धातु जो है ध्वनिक होते हैं। तो ये कुछ गुण, भौतिक गुण अपने इनके पढ़े हैं। अब हम देखते हैं अधातुओं की क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अधातुओं में आपने देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऐसे सारे तत्व आपने देखे होंगे कि जो कार्बन या सल्फर, आयोडीन, हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन ये फिर भी अधातुओं में आता है ये। तो ये ब्रोमीन हो गई, जैसे ऐसे धातु हैं जो द्रव होते हैं, ठीक है। ये जो है वो अधातु, ये आप ये देखें कि जितनी आवर्त सारणी में तत्व हैं उनमें से लगभग 80% है वो धातु है। तो अधातु जो कम है और धातु ज़्यादा है। और ब्रोमीन जो है वो आप याद रखें, देखिए यहाँ पर ऐसी कुछ बातें जो आप अलग से याद रखनी चाहिए कि ब्रोमीन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो द्रव होता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव होता है। तो ये आप याद रखें इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अपने इसमें देखते हैं कि और अधातु जो होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि कोई धातु जो गैसीय अवस्था में नहीं होता, लेकिन अधातु जो है वो तीनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं, गैसीय अवस्था में भी होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको अपने पढ़ करके देखते हैं, जो आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे मरकरी को छोड़ करके सारी धातुएं जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो एक मरकरी यानी पारा जो होता है उसको छोड़ करके, पारा जो वो कमरे के तापमान पर या सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, और धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं। लेकिन गैलियम और ये सीजियम आप याद रखें कि इनका गलनांक बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि यदि आप इनको अपनी हथेली पर रखेंगे तो ही पिघल जाएंगे ये, ठीक है, मोम की तरह पिघल जाएंगे। जैसे मोम को थोड़ा गर्म करने पर पिघल जाते हैं, तो ये धातु इतने नरम होते हैं, इनका गलनांक इतना कम होता है कि हमारे शरीर के तापमान से ये पिघल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ याद रखना है आपको। और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकता है, ठीक है, ये याद रखें आप इस प्रकार से। और ये अपर रूपता जो है ये कार्बन में होती है। वैसे कई और तत्वों की भी अपर रूप होते हैं, लेकिन कार्बन अपर रूप उन्हें कहते हैं जो एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या यानी उनका जो परमाणु भार अलग अलग होता है, या फिर उनके जो है वो भौतिक गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण एक होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जो है वो रासायनिक गुण उनके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे अपर रूप कहलाते हैं। तो जैसे कार्बन होती है उसका एक अपर रूप है हीरा, और दूसरा अपर रूप उसका जो ग्रेफाइट होती है, और एक और अपर रूप होता है उसका जिसको अपने कहते हैं वो होती है इसकी फुलरिन, जो अपने कार्बन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि हीरा जो है बहुत कीमती और बहुत कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो आप पेंसिल लिखने के लिए काम में लेते हैं, कच्ची पेंसिल, उसमें मुख्य रूप से ग्रेफाइट ही होता है, जिसके कारण वो खाली चलती है। तो ये जो है वो दोनों अपर रूप किसके हैं? कार्बन के ही हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। हीरा बहुत कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट नरम होती है, और इसके अलावा ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक भी होती है। ये गुण आप बहुत याद रखें। ये कार्बन का अपर रूप जो होता है ग्रेफाइट, वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो है वो कुचालक होता है, बहुत कठोर होता है, और इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके अलावा क्षारीय धातुएं जैसे लिथियम हो गया, या सोडियम हो गया, या पोटेशियम है, ये जो क्षारीय धातुएं ये मुलायम होती है और चाकू से काटा जा सकता है। इनकी इतनी जो नरम होती है, इनका घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। तो ये इनके गुण जब आप याद रखें, छोटे प्रश्नों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो आप हमेशा इन चीज़ों को याद रखें। इसके अलावा जो है वो यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी के द्वारा हमें बताया गया है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये बताया गया है कि एक धातु मैग्नीशियम जो होता है वो एक नरम धातु होता है, और थोड़ा सल्फर यानी सल्फर एक धातु होता है। तो ये दोनों लेकर के, और पहले आप क्या करें कि मैग्नीशियम पट्टी का दहन करें, इसको जलाएं और फिर सल्फर को जलाएं। तो पहले जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो जो पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जलने के बाद ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है।
तो फिर ये कह रहा है कि लाल और नीले लिटमस पत्र पर इनका प्रयोग करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये, चूंकि यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा वो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। और इसी के अलावा जो अब सल्फर को जब आप जलाएंगे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं अम्लीय प्रकृति के, और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप ये देखें कि अधातुओं के ऑक्साइड जो है वो जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये क्षारीय धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये आप अच्छी तरह जानें, और पिछले चैप्टर में भी हमने इनको पढ़ा था। अब ये जो क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको चैप्टर के लास्ट में कराऊंगा। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखें कि धातुओं के गुणधर्म जो अपने इसमें रासायनिक गुणधर्मों को पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करते हैं ये। तो यहाँ पर सबसे पहले धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। तो पहले तो आपको दहन जो है इससे ध्यान रखना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ का दहन करते हैं तो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाना, कि ये आप अच्छी तरह याद रखें कि दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाना। तो आप ये देखेंगे कि जब आप मैग्नीशियम का दहन करते हैं तो ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, वो जल करके ये क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि धातु और ऑक्सीजन, यानी जब धातुओं का दहन करते हैं तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं। ये आप याद रखें अच्छी तरह, धातु ऑक्साइड बन जाते हैं, और वो धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जैसे तांबा है, तांबे को जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये CuO यानी कॉपर सेकंड ऑक्साइड बनेगी। तो कॉपर के दो, आपको पता है कि दो इसके आयन होते हैं, एक क्यूप्रस होता है, एक क्यूप्रिक होता है। तो ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है जिसमें दो संयोजकता होती है इसकी, तो इसको कॉपर सेकंड ऑक्साइड कहते हैं। और इसी तरह एल्यूमिनियम की यदि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और एल्यूमिनियम को आप गर्म करेंगे, वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, जो है वो धातु ऑक्साइड बनाते हैं, और वो धातु ऑक्साइड जो है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि कॉपर जो है ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है। तो ये आप ये देखें, चूंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं इसलिए अम्लों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आप ये देखेंगे कॉपर ऑक्साइड को यदि मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो जो है वो CuCl बनेगा और साथ में H2O बनेगा, लवण और क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो आपने देखा कि धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के प्रदर्शित कुछ गुण हो सकते हैं उनमें, और कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय और अम्लीय दोनों गुण, तो उनको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो ये परिभाषा भी आप यहाँ पर याद रखें कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर HCl से भी अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से भी अभिक्रिया कर रहा है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक क्षार है, इससे भी अभिक्रिया कर रहा है। तो इस प्रकार से उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों प्रकृति जो इनकी पाई जाती है तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके अलावा धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, यानी वो जल में नहीं घुलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं, तो ये इसके अपवाद स्वरूप आप याद रख सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड यदि जल से क्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और पोटेशियम ऑक्साइड की यदि जल से अभिक्रिया होगी तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये अपवाद स्वरूप याद रख सकते हैं, और बाकी धातु ऑक्साइड जो है वो जल में अघुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताइए आपको यहाँ पर कि सभी धातुएं जो होती है वो ऑक्सीजन से एक दर समान दर से अभिक्रिया नहीं करती है,
ठीक है। कुछ धातुएं जो वो बहुत शीघ्र अभिक्रिया करती है, जैसे पोटेशियम और जो सोडियम होता है ये बहुत ही सक्रिय धातुएं होती है। ये जो है वो तेजी से वायु में क्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है। यदि इनको खुले में छोड़ देते हैं तो ये खुद ही जल पड़ते हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इनको कैरोसिन तेल में डुबो करके रखते हैं। तो ये भी आप याद रखें अच्छी तरह इस चीज़ को। और कुछ धातु जैसे आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या तांबा ये देखते हैं, या लोहा देखते हैं, या जिंक वगैरह देखते हैं, तो इनको जब आप ओपन में छोड़ेंगे तो इनकी जो है वो सतह काली पड़ जाएगी। तो वो किस कारण से होता है, क्योंकि इनकी जो ऊपरी परत पर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है और पतली परत चढ़ जाती है। और इन परत को धातुओं, ये जो परत जो बन जाती है फिर इनको सुरक्षित भी रखती है, अंदर से खराब नहीं होने देती है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि यदि लोहे को, आयरन को अपने गर्म करते हैं तो वैसे तो वो नहीं जलता है, लेकिन आप ये कहें कि लोहे की चूर्ण को जब बर्नर पर जलाया जाता है तो तेजी से जलने लगता है, यानी ऑक्साइड बनाता है वो। और तांबा जो है वैसे तो नहीं जलेगा, लेकिन यदि उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगी तो उसकी जो ऊपरी सतह वो काली पड़ जाएगी, काले रंग की परत चढ़ जाएगी। वो किसके कारण होता है, वो कॉपर सेकंड ऑक्साइड CuO बनने के कारण होता है। और यहाँ पर ये याद रखें कि सिल्वर यानी चांदी और जो सोना होता है उनको चाहे कितना ही आप गर्म कर लीजिए वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये और जो सतही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, आप जानते हैं कि वो जो जैसे आप तांबे के बर्तन कितना ही साफ करके छोड़ दें, कुछ समय के बाद उन पर अपने आप ही जो है वो आप उनको छुएंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी उनकी ऊपरी परत खराब हो जाती है, क्योंकि वातावरण की नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया वो कर लेते हैं। लेकिन सोना और चांदी जो है वो बिल्कुल भी वातावरण के ऑक्सीजन से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। और तो यहाँ पर एनोडीकरण, यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसपे क्या होता है कि एल्यूमिनियम की कोई भी छड़ या कोई वस्तु या कोई भी चीज़ उस पर जो उसकी मोटी परत चढ़ाई जाती है ऑक्साइड की, जिससे कि उसका संक्षारण नहीं होता है, जो संक्षारण से बचाती है, संक्षारण यानी उसको नष्ट होने से बचाती है। तो ये जो है परत मोटी करके इसको और अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो एनोडीकरण जो है वो विद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। तो विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की जो छड़ होती है उसके ऊपर मोटी परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, और वो सफ़ेद होती है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जब बहुत बढ़िया सफ़ेद रंग का होता है तो इससे आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। और आपने देखा होगा कि जो आजकल दरवाजे, खिड़कियां या इनके जो फ्रेम होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं, तो वो भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत उन पर चढ़ी होती है, एल्यूमिनियम के ही होते हैं वो, ताकि उन पर जंग वगैरह नहीं लगती है। तो ये एनोडीकरण की अभिक्रिया भी आप याद रखें, इसकी परिभाषा भी याद रखें, प्रक्रिया भी याद रखें। इसके अलावा ये यहाँ पर कुछ बताया गया है कि सभी धातु जो है वो समान क्रियाशील नहीं होते हैं, अलग अलग उनकी क्रियाशीलता होती है, जिसको हमें आगे चैप्टर में जा कर के पढ़ेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो, जैसे पहले ऊपर वाला टॉपिक हमने पढ़ा था कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्या बनाते हैं। तो धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं और वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं कि धातु जो है वो जल के साथ क्रिया करके कैसे क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं। तो यहाँ जो दो एक्टिविटीज हमने यहाँ बताएगी, एक तो पहले जो ये आपको ब्लू बॉक्स में दिखाई दे रही, इसमें कह रहा है कि कुछ अलग अलग धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं आपको, बिल्कुल छोटे छोटे चूर्ण की तरह, और उनको ठंडे पानी में डालना है। तो ये देखना है कि कौन से धातु जो ठंडे जल से भी क्रिया करते हैं, कौन से जल में आग उत्पन्न करते हैं, कौन सी क्रिया नहीं करते हैं, कौन से तैरते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे अपने आगे जा कर के अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखेंगे कि सोडियम का टुकड़ा यदि हम पानी में डालेंगे तो वो जलने लगता है। इसी प्रकार कैल्शियम जो है वो जल में तैरने लगता है ठंडे पानी में। और इसी प्रकार लोहा वगैरह होता है, वो आप जानते हैं कि ठंडे जल से बहुत कम क्रिया करते हैं, इनमें बहुत धीमी, बहुत लंबे समय में क्रिया करते हैं। तो ये कुछ अलग अलग धातुओं की जल से जो अभिक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। और यहाँ जो ये प्रयोग दिया गया है यहाँ पर, इसमें आप ये देखते हैं कि ये जो इस परखनली के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो, तो ये कांच तंतु है जो पानी से भीगे हुए हैं, जल से भीगे। कांच तंतु यानी कांच की पतली पतली डोरियां टाइप है जो जिनमें पानी से गीला किया हुआ है। क्योंकि ये कांच तंतु यहाँ लेने का कारण ये कि यदि हम
जैसे रुई का फाया है, कोई कपड़ा लेंगे पानी भिगो करके तो गर्म करने पर वो खुद ही जलने लगता है, तो ऐसा नहीं हो क्योंकि कांच नहीं जलेगा, इसलिए कांच के तंतुओं को भिगो करके इसमें रखा है। और यहाँ पर कोई धातु की पतली बिल्कुल पत्ती रखी है यहाँ पर, तो जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ जो पानी है उसकी वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, तो वो भाप जो है वो इस धातु से अभिक्रिया करेगी, तो यहाँ से जो है वो ये कोई चीज़ बनेगी, वो यहाँ जा कर के अपने देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका यदि टेस्ट किया जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन बनता है। इस प्रकार आप ये देख सकते हैं कि धातु जो है वो वाष्प से क्रिया करके या भाप से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये इन दो एक्टिविटीज़ से हमें ये समझाने की कोशिश की गई, तो आप इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा यहाँ पर जैसे ये बताया गया आपको कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु में हाइड्रोजन गैस, देखो ये बहुत चीज़ें याद रखने वाली ये है कि जल के साथ अभिक्रिया करके जो है वो धातु में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है और धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। धातुओं के ऑक्साइड बनेंगे और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं, लेकिन सभी धातुएं ऐसा नहीं करती है। तो यहाँ पर पहले तो आपने देखा कि धातु और जल में जब अभिक्रिया हुई तो अभी जैसे यहाँ पर बताया ही है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेंगे। ये एक सांकेतिक रूप से अभी इस अभिक्रिया को आप याद रख सकते हैं कि धातु और जल की अभिक्रिया होगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगी। और यहाँ पर धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील है, ठीक है, वो क्या करेंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, लेकिन सारे ऐसा नहीं करेंगे। कुछ सक्रिय धातुएं ऐसा करती है, जैसे पोटेशियम और सोडियम जो होता है, ठीक है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जैसे यहाँ पर आप दिखाया गया है कि पोटेशियम जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। पहले पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है वो, लेकिन वो चूंकि जल में घुलनशील है इसलिए तुरंत ही क्या कर लेता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसमें ऊर्जा यानी उसमें अभिक्रिया होने, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने कारण इसमें जो ऊष्मा निकलती है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो है वो बिल्कुल एक ही तरीके से संपन्न होती है और वो केवल किस किस में होती है, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि बहुत ही सक्रिय धातु हैं, इनमें ही ऐसा होता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जल के साथ कैल्शियम भी थोड़ी अभिक्रिया करता है, बहुत धीमी अभिक्रिया करता है और इसमें भी उत्सर्जित जो ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, मतलब हाइड्रोजन उसमें से जो प्रज्वलित नहीं हो पाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि कैल्शियम जब जल से विक्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो बनेगी, लेकिन वो प्रज्वलित नहीं हो पाएगी। तो इस कारण से क्या है कि उसके बुलबुले जो हैं वो, मतलब वो हाइड्रोजन वहाँ से जा नहीं पाएगी, तो उसके कारण से क्या है कि उसके बुलबुले जो हैं वो क्या होंगे, कैल्शियम की धातु के सतह से चिपक जाएंगे और इस कारण से कैल्शियम धातु जो है वो पानी की सतह पर तैरना प्रारंभ कर देगा। तो ये यहाँ से जो है वो ये बात जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखें कि कैल्शियम के धातु का टुकड़ा जो है वो पानी पर क्यों तैरता है, इसका आंसर यहाँ पर आपको दिया गया, ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है आपको। इसके अलावा मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ये भी सोडियम पोटेशियम की तरह अभिक्रिया करता है और ये भी क्या करता है कि वो हाइड्रोजन के बुलबुले होते हैं वो उसकी सतह से चिपक जाएंगे और वो भी तैरने लग जाता है। तो ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने पर ऐसा, तो थोड़े से गर्म जल के साथ करेंगे तो ऐसी अभिक्रिया संपन्न होगी। और इसके अलावा एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जो होते हैं, एल्यूमिनियम होता है, लोहा होता है या जिंक होता है, वो न तो ठंडे जल से क्रिया करते हैं, नहीं गर्म से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप से अभिक्रिया करके ये जो है वो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं, जबकि ये जो है वो आपको 4 प्रकार के धातु बताए ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आज हमने जो है वो इसके कुछ गुण जो इतने पढ़े हैं। नेक्स्ट में हम जो है वो इस चैप्टर को अपने 3 वीडियो में पूरा करेंगे, क्योंकि काफ़ी ये आपके लिए नया है और कुछ क्या इसमें समीकरणें बहुत है, तो आप लगातार जो है वो समीकरणें याद करते रहें लिख करके। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन समीकरणों को एक बार फिर रिपीट कराऊंगा लिख करके, तो अपने वहाँ भी इनको दोबारा देखेंगे। लेकिन आप वीडियो को बार बार देखा करो और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तब तुरंत लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर किया करें आप,
ठीक है, वीडियो छोड़ने से पहले कमेंट जरूर किया करें, लाइक किया करें। आप जब वीडियो देखते हैं लेकिन उतने लाइक नहीं मिलते मुझे। तो अब हम जो आगे अम्लों की जब धातुओं से अम्लों से कैसे अभिक्रिया करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लेकिन आप पढ़ना जब जारी रखिए, क्योंकि विद्यालय आपके जल्दी नहीं खुलने वाले हैं। तो आप पढ़िए जरूर, पढ़ते रहिए। आप कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप कुछ न कुछ इस समय का उपयोग हो जाएगा, वरना ये समय बहुत बर्बाद हो जाएगा आपके लिए, और फिर वापस चीज़ों को जब व्यवस्थित करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।